सो अंटिल नाउ रिलेशन चैप्टर में हमने क्या देखा कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो इसके लिए हमें सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट अंडरस्टैंड करना जरूरी था। अब ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है दिस इज द ऑपरेशन ऑन सेट्स, बट ऑपरेशन ऑन सेट्स के लिए हमें कम से कम कितने सेट्स चाहिए रहेंगे? दो सेट्स। तो ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट रहता है हम इसको लिखते हैं जी ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी ये जो सेट होता है ये बाकी सेट से थोड़ा सा अलग होता है। रीजन क्या है? नॉर्मल सेट्स जो रहते हैं उनमें हर एक एलिमेंट इंडिविजुअल होता है, बट जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट रहता है उसके अंदर जो हमारे एलिमेंट्स आते हैं वो कैसे आते हैं? ऑर्डर्ड पेयर में आते हैं, जोड़ियों में आते हैं। अभी जो ऑर्डर्ड पेयर है उसमें से पहला एलिमेंट पहले सेट का रहता है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का रहता है। ये हमने डिस्कस किया था, उसके ऊपर कुछ हमने ऑब्जर्वेशंस किए थे, अराउंड 10 रिजल्ट्स देखे थे हमने। उसके बाद हम रिलेशन के लिए गए, ठीक है। अब रिलेशन को हम क्या बोल रहे हैं? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब रिलेशन के अंदर भी क्या रहेंगे? ऑर्डर्ड पेयर्स ही रहेंगे। अब हम हमेशा पहला वाला सेट और दूसरा वाला सेट ऐसे बोलते हुए नहीं चलेंगे, ठीक है। हम कुछ तो नाम देंगे। घर पे अगर 2-3 बच्चे रहेंगे उसका एक पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला करके नहीं बुलाते हैं, उसको कुछ तो नाम दिया रहता है, बुलाना इजी हो जाता है, राइट। शायद एडमिशन दिया था इजी हो जाता। सो पहला वाला जो सेट रहेगा उसको हम क्या बुलाएंगे? डोमेन। वहां से रिलेशन शुरू हो रहा है तो वो डोमेन रहेगा। दूसरा वाला सेट जो रहता है हम बुलाएंगे रेंज, जहाँ पर आपका दूसरा वाला सेट रिलेशन आपका जहाँ पर खत्म होता है इज कॉल्ड एज रेंज, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि अगर हमारा डोमेन और रेंज अगर एक ही रहा तो हम उसको रिलेशन ऑन अ सेट बुलाते हैं, वहीं से शुरू वहीं पर खत्म, ठीक है। अब अगर डोमेन और रेंज अगर है किसी भी एक रिलेशन के, उन दोनों का जब इंटरचेंज होता है तो वो कौन सा रिलेशन बन जाता है? वो इनवर्स रिलेशन बन जाता है, ठीक है। ये हमने एक सिंगल रिलेशन के बारे में सब कुछ देखा, ठीक है। उसके बाद हमने देखे थे टाइप्स ऑफ रिलेशन, टोटल देखे थे 8 टाइप्स। नल रिलेशन, मिनिमम नंबर ऑफ रिलेशंस, यूनिवर्सल रिलेशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशंस, आइडेंटिटी रिलेशन, फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट इज सेम, ओनली रिफ्लेक्सिव, पहला और दूसरा एलिमेंट सेम है, एक्स्ट्रा रहेंगे तो भी चल जाएगा, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। और रिफ्लेक्सिव है कि नहीं चेक आउट करने के लिए हम कितने एलिमेंट्स को कंसीडर करते हैं? सिर्फ। उसके बाद हमने देखा जी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हम कितने एलिमेंट्स लेकर चलते हैं? दो एलिमेंट्स अगर है ए एंड बी, अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होना जरूरी है। अगर रहेगा तो सिमेट्रिक है, नहीं रहेगा तो एसिमेट्रिक है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था जी ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हम कितने एलिमेंट्स कंसीडर करते हैं? 3 एलिमेंट्स हम कंसीडर करते हैं। पहले का दूसरे के साथ जो रिलेशन है, दूसरे का तीसरे के साथ जो रिलेशन है सेम ही रहेगा, तो भाई पहले का भी तीसरे के साथ वही रिलेशन रहता है। मतलब ये थ्योरी को डिस्कस करोगे तो आपको फंक्शन के लिए मेंटल फाउंडेशन एक आपका क्रिएट हो जाता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? और इक्विवेलेंस जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, क्या हो जाएगा? हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है, ठीक है। हमने इसके पर्टिकुलर एग्जांपल्स भी देखे थे। जब भी कोई कंसेप्ट सिर्फ थ्योरी रीड करके अंडरस्टूड नहीं हो रहा है उसके एग्जांपल के ऊपर ध्यान दें। एग्जांपल के अंदर हमें क्या पता चलता है? उसका प्रोसेस समझ में आता है। ये क्लियर? So today we are going to start our third chapter, that is function. अब ये जो हमने डिस्कस किया ना रिलेशन चैप्टर, दिस इज लाइक मेन मैच के पहले आप थोड़ा वार्म अप कर रहे हैं, पिकअप ले रहे, ठीक है। अब ये रिलेशन चैप्टर हमने डिस्कस किया, इसलिए अब ये बैकग्राउंड में इंफॉर्मेशन कंटिन्यूसली रहेगा और उसी को हम ध्यान में रखते हुए हम कौन से चैप्टर का फाउंडेशन रखेंगे, फंक्शन चैप्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले ये जो फंक्शन है, जो भी वर्ड है, इसका मीनिंग क्या हम अंडरस्टैंड करेंगे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शन? अब जैसे कि हमने रिलेशन के बारे में देखा, रिलेशन मतलब क्या रहता है? एक चीज का दूसरे के साथ जो भी रास्ता रहता है, तरीका रहता है, मेथड रहता है, उसको हम रिलेशन बुलाते हैं।
फंक्शन, पहले हम क्या अंडरस्टैंड करेंगे, हमारा ये जो वर्ड है फंक्शन, उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। फंक्शन इज बेसिकली ए लैटिन वर्ड, और इसका अगर हम रियल लाइफ वाला अगर सिनोनिम देखेंगे तो उसका मतलब रहता है जी ऑपरेशन। और ये डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं है, इट इज लाइक अ पर्पस, ठीक है, रहने का पर्पस। जैसे कि अगर मैंने सीजर की बात अगर करी, अब सीजर का ऑपरेशन क्या है, चीज़ों को काटने का, ठीक है। अगर मैं अब ग्लू या फिर किसी फेविकॉल एडहेसिव की अगर बात करी तो उनका ऑपरेशन क्या है, जोड़ना रहेगा, चिपकाना रहेगा। अब छन्नी और हथौड़ा रहेगा, उसका पर्पस क्या रहेगा, उसका ऑपरेशन क्या रहेगा। मतलब ये जो टूल्स रहते हैं उनके एग्जिस्टेंस के पीछे कुछ तो रीजन है, कोई तो लॉजिक है, ठीक है। तो सिमिलरली फंक्शन को अगर अंडरस्टैंड करना है तो बेसिकली हम क्या लिख रहे हैं जी, ऑपरेशन। बट ये ऑपरेशन का अगर हम लॉजिक में अगर अंडरस्टैंड अगर करना चाहेंगे, सो वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोसीजर और अ प्रोसेस, वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्रोसेस। अब प्रोसेस जो रहता है वो एक स्टेप वाइज रहेगा। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन गेम्स खेलते होंगे, गेम की शुरुआत में आपका एक कैरेक्टर होता है और कुछ तो क्वेस्ट रहती है और उसको कंप्लीट करने का एक पर्टिकुलर तरीका ही रहता है, तभी वो आपका क्वेस्ट कंप्लीट होगा। ये जो प्रोसेस रहता है वो क्या रहता है, एक तरीके का मैप रहेगा, एक तरीके का एक मैप क्रिएटेड है। तो ये जो प्रोसीजर रहेगा वो क्या रहेगा, बेसिकली एक तरीके का मैपिंग मेथड रहेगा। अभी तक हम सिर्फ फंक्शन वर्ड को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। फंक्शन का रियल लाइफ में मतलब रहता है जी ऑपरेशन या फिर प्रोसीजर। बट अगर हम मैथ में अगर उसको बोलेंगे तो इट्स एक्चुअली अ मैपिंग मेथड, इट्स एक्चुअली अ मैपिंग मेथड। अब ये मैपिंग मेथड मतलब क्या रहेगा, बेसिकली रिलेशन रहेगा। अगर मैप अगर बनाते हैं तो भी स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर फिनिशिंग पॉइंट कुछ तो रहेगा, बराबर है। तो मतलब पहले वाले सेट से दूसरे वाले सेट पे जाने का जो मैपिंग मेथड रहता है, इट इज कॉल्ड एज फंक्शंस। तो बेसिकली फंक्शन इज अ काइंड ऑफ अ रिलेशन, ठीक है। बट अगर अंडरस्टैंड करना है तो भाई फंक्शन जो रहता है ना वो स्पेशल रिलेशन, वो एक स्पेशल रिलेशन होता है। वो किस तरीके से होता है हम वो भी देखेंगे। फंक्शन का डेफिनेशन जैसे ही हम रीड करेंगे लिखेंगे आपको आइडिया आ जाएगा कि वाई फंक्शन इज अ स्पेशल रिलेशन। यहाँ तक क्लियर है? फंक्शन वर्ड का पर्पस समझ में आया मैथमेटिकल लैंग्वेज में? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शन? इट्स एक्चुअली अ मैपिंग मेथड दैट इज रिलेशन फ्रॉम ए टू, ए से मैप निकल रहा है और आपको कहाँ तक पहुँचाएगा, बी तक पहुँचाएगा। ये क्लियर है? अब ये फंक्शन इम्पोर्टेंट क्यों रहता है? देख हमने सेट सीखा, हमने उसके बाद रिलेशन सीखा, उसके बाद हम फंक्शन सीख रहे हैं। तो अगर आपको फ्लो चार्ट अगर याद आ रहा होगा, हमारा फंक्शन के ऊपर पूरा का पूरा कैलकुलस डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर हमें कैलकुलस अगर प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना रहेगा तो हमें सबसे पहले फंक्शन प्रॉपरली अंडरस्टूड करना जरूरी रहेगा, ठीक है। सो function plays very important role in calculus and mathematical analysis। ये जो मैथमेटिकल एनालिसिस रहता है बहुत एडवांस रहता है। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? अगेन कैलकुलस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो चलिए नोट डाउन कर लो। दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन फॉर फंक्शन। अगर हम कोई भी चीज सीखना चाहते हैं तो भी हमें पता होना चाहिए हम क्या सीख रहे हैं और हम क्यों सीख रहे हैं। कैसे सीखेंगे ये तो प्रोसेस के अंदर जाकर पता चल जाएगा।
Okay, note down. Now let's start with definition of function. Let capital A and capital B are two non-empty sets, non-void sets. If a function is a special relation और रिलेशन के लिए दो सेट चाहिए तो भाई ऑब्वियसली फंक्शन के लिए भी हमें दो सेट चाहिए रहेंगे. तो सबसे पहले हमने अज्यूम कर लिया टू नॉन एम्प्टी सेट्स. देन function capital F from A to B is a rule or method or correspondence which associates elements of A to elements of B such that. देखो अब तक हमसे बैकग्राउंड बना रहा है, हम डिफाइन करना चाहते हैं. दो सेट्स पकड़ लिए A एंड B. देन फंक्शन f फ्रॉम A to B. अब ये फंक्शन क्या है बेसिकली? इट्स अ रूल और अ मेथड और अ करस्पॉन्डेंस. करस्पॉन्डेंस मतलब तरीका या फिर आप बोल सकते हो प्रतिसाद. विच एसोसिएट्स का मतलब क्या रहेगा? रिलेट्स एलिमेंट्स ऑफ A टू एलिमेंट्स ऑफ B. दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को क्या करेगा? रिलेट करेगा सच दैट number 1 every element of A is associated to elements of B. every element of A के अंदर का कोई भी एलिमेंट हमारा छूटना नहीं चाहिए. अब A हमारा क्या है? डोमेन है. अगर रिलेशन है तो रिलेशन में पहला वाला सेट क्या रहता है? डोमेन होता है. रिलेशन में दूसरा वाला सेट क्या रहता है? रेंज था. ठीक है. तो बेसिकली हमारे पहला वाला जो सेट है उसके अंदर का एवरी एलिमेंट कवर होना जरूरी रहेगा. एंड नंबर 2 each element of set A has unique element in set B. नोट डाउन हो गया? उसको एक बार रीड कर लेते हैं. फंक्शन f is a rule or method such that it relates elements of A to elements of B. दो कंडीशन जिसकी वजह से कोई भी एक रिलेशन क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा. अंडर दिस टू कंडीशंस ही एक रिलेशन क्या हो जाएगा? फंक्शन हो जाएगा. पहला वाला कंडीशन एवरी एलिमेंट ऑफ A is associated to elements in B. मतलब आपका जिस सेट से आपका रिलेशन शुरू हो रहा है या फिर फंक्शन आपका शुरू हो रहा है वो सेट में से कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए. एवरी एलिमेंट मस्ट बी कवर्ड. सेकंड, ईच एलिमेंट ऑफ A हैज यूनिक एलिमेंट इन B.
अगर ए में से कोई भी अगर मैं एक एलिमेंट चुनता हूँ, एक सेलेक्ट करता हूँ, तो उसके लिए बी के अंदर कितने एलिमेंट होने चाहिए? सिर्फ एक ही होना चाहिए। ये हमने थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग कर ली। इसको अब एक एग्जांपल के साथ भी देखते हैं। नंबर 1 डायग्राम्स बना लो वगैरह। तो ये नोट डाउन हो गया। हम ये एग्जांपल्स देखते देखते थ्योरी को इसके साथ रिलेट करेंगे, तब भी डेफिनेशन अंडरस्टूड होगा पक्के से। तो देखो जी, हमारे डेफिनेशन में हमने सबसे पहले क्या बोला? लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। तो उसके हिसाब से हमने सबसे पहले क्या अज्यूम कर लिया? दो सेट्स अज्यूम कर लिए। लेट जैसे जी मेरा पहला वाला सेट ए 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और मेरा सेट डी उठाते हैं जी, ए बी सी डी एंड ई, इस तरीके से, ठीक है। अब इसको हम सेटअप कैसे क्रिएट कर रहे हैं? दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है। हम इनके ऊपर 4 अलग अलग ऑब्जर्वेशंस क्रिएट करेंगे जस्ट फॉर द सेक कि हमें समझ में आ रहा है कि नहीं फंक्शन के डेफिनेशन का मतलब क्या है। अब यहाँ पर ए से लेकर बी पे हमारा जा रहा है जी, जैसे F1, इसके अंदर हमारे 1 2 3 4 एलिमेंट्स यहाँ पर ए बी सी डी एंड ई। अब क्या हो रहा है जी? 1 का वैल्यू ए के साथ आ रहा है, 2 का वैल्यू इसके साथ आ रहा है, और 4 का वैल्यू इसके साथ आ रहा है। दिस इज आवर फंक्शन 1 2। लगे डायग्राम बना लो। पहले हम सेटअप क्रिएट कर रहे हैं, उसके बाद हम ऑब्जर्वेशंस बनाएंगे। चारों फंक्शंस के सेटअप अलग अलग है। ये जो ब्लू लाइन है मतलब हमारा ये फंक्शन डिफाइन इस तरीके से होगा। हम डोमेन से मतलब हमारे फर्स्ट सेट से दूसरे सेट पे हमने एक फंक्शन लगाया हुआ है। अब हमें चेकआउट क्या करना है जी?
अब ये F1, F2, F3 एंड F4 ये चार में से कौन से फंक्शन फंक्शंस है और कौन से फंक्शन फंक्शंस नहीं है, या फिर सिर्फ रिलेशन है। ठीक है, भाई जो हमारी डेफिनेशन को फॉलो करेंगे वो फंक्शंस रहेंगे। ठीक है, तो हमने एक सेटअप क्रिएट किया हमारे पहले वाले पार्ट को लेकर। लेट A and B are two non-empty sets, then function f from A to B associates या फिर is a rule which associates elements of A to elements of B। ब्लू लाइन डिटेक्ट शो करती है कि भाई हमारा ये रिलेट हो रहा है सच दैट। अब उसके बाद हमारी कितने कंडीशंस थे? दो कंडीशंस थे। पहला वाला कंडीशन रीड करोगे लाउडली, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड टू एलिमेंट्स ऑफ बी। एवरी एलिमेंट, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। तो देखो अगर हम F1 को अगर देखने के लिए जाए, यहाँ पर आपका 3 एलिमेंट की कहीं से रिलेट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। मतलब हमारे एग्जाम्पल में हमारे डेफिनेशन में हमारा पहला वाला कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ये फंक्शन रहेगा क्या? नहीं होगा। आगे जाकर देखने की तो जरूरत ही नहीं है सेकंड वाले पार्ट के लिए। F2 के लिए चेकआउट करो, एवरी एलिमेंट ऑफ A इज एसोसिएटेड टू एलिमेंट्स इन B 1 2 3 4। भाई सबसे रिलेशन स्टार्ट हो रहा है, सबसे फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब पहली वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब दूसरा वाला सिचुएशन क्या है? Each element of A has unique element in B। अब जैसे कि अब यहाँ पर देखो, एक के लिए एक है, दो के लिए भी एक ही है, अब ये तीन के लिए कितना है? दो है यहाँ पर। तो ये दूसरे वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो दूसरे वाली कंडीशन को ब्रेक डाउन कर रहा है, तो F2 हमारा नहीं रहेगा फंक्शन। यहाँ पर पहला वाला सिचुएशन ब्रेक कर दिया, यहाँ पर दूसरा वाला सिचुएशन ब्रेक कर दिया। अब देखो हम देखेंगे थर्ड वाले एग्जांपल से, F3। एवरी एलिमेंट ऑफ A इज एसोसिएटेड, है कि है। ईच एलिमेंट ऑफ A हैज यूनिक एलिमेंट इन B। 1 के लिए A है, 2 के लिए C है, 3 के लिए भी C ही है, एक ही है ना, बट 4 के लिए D है। तो ये पहली कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है और दूसरी कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा, तो ये हमारा रहेगा जी फंक्शन F4 विदाउट एनी डाउट, ये हमारा फंक्शन रहेगा। समझ में आया? F1, F2, F3, F4 ये चारों के चारों रिलेशंस हैं, उसमें से सिर्फ F3 एंड F4 हमारे फंक्शंस रहेंगे। अदरवाइज हम बोल सकते हैं F1 and F2 are relations, but those are not functions. Function is a special relation which relates two sets. ये ऑर्डर पेयर ही तो बनेगा, like 1, A, 2, C, 3, C, 4, D, इस तरीके से। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आ गया? अब बार बार ये डेफिनेशन लंबा चौड़ा बोलते हुए बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको हम एक सिंपल स्टेटमेंट में, एक सिंगल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, बट एग्जांपल्स के थ्रू समझ में आ गया डेफिनेशन का मतलब यही रहता है। जब आपको थ्योरी समझ में नहीं आता है, ऑब्जर्वेशंस क्रिएट करो, किसके ऊपर? एग्जांपल्स के ऊपर। एग्जांपल आपको सारी की सारी प्रोसेस ढंग से बताता है। क्लियर है? इसके ऊपर हम ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे। F1 and F2 are relations but not functions. F1 and F2 are relations but not functions. हम नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं? F3 and F4 are functions from A to B. F3 and F4 are functions from A to B. तो डेफिनेशन को अगर हम शॉर्ट में अगर लिखना चाहें तो हम क्या बोलेंगे? फंक्शन f फ्रॉम A to B
relates every element of A to unique element of B. हमने जो दो लंबा चौड़ा वाला डेफिनेशन लिखा था उसका इसेंस, उसका शॉर्ट फॉर्म फंक्शन f फ्रॉम a to b क्या रहेगा? It will relate every element of A to unique element of B. It is noted as f from A to B. लिखना है ऐसा है, बोलना कैसा है? फंक्शन f फ्रॉम A to B. फंक्शन f फ्रॉम A to B. अब देखो जो हमने प्रीवियस वाले एग्जांपल्स देखे थे, ये हमने फंक्शन के जो दो कंडीशंस थे उनको अंडरस्टैंड करने के लिए किए थे बेसिकली। समझ में आ रहा है? Every relation is not a function, but every function is a relation. तो हम क्या बोल सकते हैं? Function is a special relation. ठीक है? एक छोटा सा एग्जांपल पकड़ते हैं। लेट जस्ट से मेरा A सेट है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है स्मॉल, मेरा B एक सेट है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है स्मॉल, एंड देयर इज अ फंक्शन f फ्रॉम A to B। ठीक है, तो इसका मतलब क्या रहेगा? अगर मैंने f ऑफ A बोला तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगा? B मिलेगा, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या रहता है? एवरी एलिमेंट ऑफ A टू यूनिक एलिमेंट इन B। इसके अंदर एक एलिमेंट है, उसके अंदर एक ही एलिमेंट है, तो भाई रिलेशन इनके बीच में ही रहेगा। बट किसके थ्रू जाएगा? ये फंक्शन f के थ्रू जाएगा। तो हम इसको नोट डाउन कैसे करेंगे? f ऑफ A इज इक्वल टू B। हम एलिमेंट्स के थ्रू हम फंक्शन का वैल्यू चेक आउट करते हैं। तो मतलब A के ऊपर जब मैंने f लगाया तो मुझे वैल्यू क्या मिला? B मिला। ठीक है, अब ये तो हमने लिखा है, इसका मतलब क्या रहता है? मैप फ्रॉम स्मॉल a टू स्मॉल b। So map from small a to small b. यहाँ पर जो A रहता है मतलब पहले सेट वाला जो एलिमेंट रहता है, इट इज कॉल्ड एज प्री इमेज ऑफ B। प्री इमेज ऑफ B। और ये जो B रहता है इट इज कॉल्ड एज F इमेज ऑफ A। दोनों को एक दूसरे के टर्म में डिफाइन किया जाता है। B के ऊपर आना है तो मैं शुरुआत कहाँ से करूँगा? A से ही करूँगा, और कौन से रास्ते आऊँगा? F के रास्ते आऊँगा, तभी मैं B पे पहुँचूँगा। B को हम ऐसा भी बोल सकते हैं जी, वैल्यू ऑफ A अंडर value of A under F। तो अगर अब हम दो सेट्स के बीच में जो एक रिलेशन है वो फंक्शन है कि नहीं, जैसे ही पता चला, अब हमने क्या किया जी? फंक्शन एक पकड़ के ही चले। अब सेट के अंदर के एलिमेंट्स के ऊपर ये डेफिनेशन था, every element of A is associated to unique element in B। तो हमने सबसे छोटा पॉसिबल वाला नॉन एम्प्टी सेट लिया, दैट इज सिंगलटन।
उसके ऊपर हमने ये ऑब्जर्वेशन क्रिएट किया। अब हमने ये ऑब्जर्वेशन किसके ऊपर क्रिएट किया जी? एलिमेंट्स ऑफ ए एंड एलिमेंट्स ऑफ बी, इनके ऊपर। ये दोनों इंडिविजुअल के साथ किस तरीके से रिलेट रहते हैं, ये कैसे रिलेशन लगाया जाता है, प्री इमेज, एफ इमेज और वैल्यू बुलाया जा सकता है। ठीक है, इसका हम एक और एग्जांपल देखेंगे। f is a function from real number to real number। इसका मतलब ये फंक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा? रियल नंबर वाले सेट से। खत्म कहाँ पर होगा? रियल नंबर वाले सेट पे। डिफाइंड एज f of x is equal to x square plus 1। अभी कौन सा वाला मेथड है? रोस्टर मेथड है या सेट बिल्डर मेथड है? रोस्टर मेथड में हम लिस्ट डाउन करते हैं सारे एलिमेंट्स का, बट सिंस रियल नंबर इज अ इनफिनिट सेट, हम इनफिनिट सेट को कभी भी रोस्टर मेथड से दिखा पाएंगे क्या? नहीं, उसके लिए हम सेट बिल्डर मेथड यूज करेंगे। सेट बिल्डर मेथड क्या होता है? इट्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स, तो यहाँ पर x कहाँ पर बिलोंग करेगा? पहले वाले सेट में, दैट इज डोमेन। ठीक है, और ये जो f ऑफ x आएगा वो हमारा दूसरी जगह पर, मतलब b का वैल्यू क्या था? f ऑफ x। b कहाँ पर बिलोंग करता है? दूसरे वाले सेट में। ठीक है, तो मतलब हमारा ये वाला वैल्यू कहाँ पर बिलोंग करेगा? दूसरे वाले सेट। ये समझ में आया? अब f ऑफ 0 क्या होगा? हम क्या करेंगे? x की जगह पर 0 रखेंगे, तो 0 स्क्वायर प्लस 1 वैल्यू क्या मिला? 1। मैंने लिखा जी f ऑफ 1, 1 स्क्वायर प्लस 1 क्या मिला जी? 2। मैंने बोला जी f ऑफ 2 क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। मतलब जैसे ही मैंने ये रियल नंबर में से एक वैल्यू लेना शुरू कर दिया, मुझे ये रियल नंबर वाले सेट में से एक एक वैल्यू मिल रहा है। बट मोस्ट ऑफ ऑल यहाँ के एक एलिमेंट के लिए वहां पर सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगा। 0 के लिए आपको 1 ही मिलेगा। अब जैसे कि अब मैंने f ऑफ -1 अगर ली, -1 का स्क्वायर +1 2, तो देखो आपको f ऑफ -1 भी क्या मिला? 2 मिला। f ऑफ 1 भी 2 मिला, f ऑफ -1 भी 2 मिला, फर्क नहीं पड़ता। बट 1 के लिए तो एक ही वैल्यू मिला। 1 के लिए एक से ज्यादा वैल्यू मिलेगी क्या? नहीं। तो हम जो बोलते हैं कि भाई यूनिक एलिमेंट होना चाहिए, इसका मतलब मेरे पहले वाले सेट में से अगर मैं कोई भी एक एलिमेंट चूज करता हूँ तो मैं आगे जाके उसके लिए सिर्फ एक ही वैल्यू मिलना चाहिए। उसके लिए आगे जाके हमें सिर्फ एक ही वैल्यू मिलना चाहिए, तब भी ये क्या होगा जी? फंक्शन होगा। अब 10th में जाते हैं। x स्क्वायर प्लस 1 डिग्री क्या है? 2। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। और आपने 10th के पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ भी बनाए थे। यस सर। बराबर है। तो रिलेशन जो था वो थ्योरेटिकल चैप्टर था, वहां पर आपके ग्राफ नहीं बनते थे। फंक्शन आपका स्पेशल रिलेशन है, थ्योरेटिकली इस तरीके से स्पेशल है। बट अगर आप ज्योमेट्रिकली अगर देखेंगे या अलजेब्रिकल तरीका होगा, अगर ज्योमेट्रिकली अगर देखोगे, रिलेशन के ग्राफ नहीं बनते बट फंक्शन के ग्राफ बनते हैं। ऐसे रिलेशन हम कार्टेशियन प्लेन पे दिखा सकते हैं पर उनको हम कनेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, फंक्शन को हम कनेक्ट करके एक डायग्राम बना सकते। ये समझ में आया? एग्जाम्पल समझ में आया? डेफिनेशन पक्के से अंडरस्टूड हो गया? सिंगल स्टेटमेंट में अगर फंक्शन के डेफिनेशन को याद रखना है तो फंक्शन f from a to b is such that it relates every element of a to unique element of b। ठीक है, पहले में से कोई भी पार्ट नहीं छूटेगा। यहाँ तक क्लियर है? नोट डाउन हो लिया? कर लिया? लेफ्ट साइड एटलीस्ट। अब फंक्शन भले ही स्पेशल रिलेशन है बट हम रिलेशन में क्या करते थे? पहले वाले सेट को हम बुलाते थे डोमेन, दूसरे वाले को बुलाते थे रेंज। ठीक है, बट हमें रिलेशन में ये मिलता था क्या? वैल्यू मिलता था क्या? नहीं मिलता था। तो उसकी वजह से यहाँ पर नॉमेनक्लेचर, यहाँ पर जो नेमिंग सिस्टम ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट रिलेटेड टू अ फंक्शन इज डोमेन, कोडोमेन
and range of a function. Domain, codomain and range of a function. Let f from a to b is a function. Let f from a to b is a function. Then set A is called as domain of f, that is function. Set B is called as codomain of f, and f of A is called as range of बेसिकली क्या है जी, हमारा पहला वाला सेट है और ये हमारा सेकंड वाला सेट है। और रेंज क्या रहेगा? इट विल बी सेट ऑफ वैल्यूज। इसका एग्जांपल देखेंगे, आपको आइडिया आ जाएगा, पर पहले एक थियोरेटिकल बैकग्राउंड क्या रहता है वो पहले समझो। Let's just say मेरा सेट A है जी -2, -1, 0, 1 and 2, और मेरा सेट B रहेगा जी 0, 1, 2, 3, 4 and 5। ठीक है। Function f from A to B is such that f of x is equal to x square। तो देखो, आपको जैसे क्वेश्चन दिया जाता है, आपको डोमेन और कोडोमेन रिकॉग्नाइज करने में कोई भी मुश्किल नहीं होती, रेडीमेड मिल जाता है। आपको क्या फाइंड आउट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, एफ ऑफ ए दैट इज रेंज। बट रेंज को क्या बोल रहा है जी? बेसिकली इट्स अ सेट ऑफ वैल्यूज। अब वैल्यू मतलब क्या रहता है? अगर मैंने -2 से शुरू किया, कौन से रास्ते? एफ ऑफ एक्स के रास्ते, तो मुझे जो वैल्यू मिलेगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, x की जगह पर एक बार -2, -1, 0, 1 है 2 लिखते चलूंगा। तो देखो मुझे क्या मिलता है, मुझे f ऑफ -2 मिलेगा 4। x की जगह पर हमने -2 रखेंगे, बट f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो यहाँ पर हर x की जगह पर मैं -2 लिखूंगा। तो f ऑफ -2 मिलता है जी 4, f ऑफ -1 मिलेगा जी 1, f ऑफ 0 मिलेगा जी 0, f ऑफ 1 मिला जी 1, f ऑफ 2 मिला जी 4। सारे एलिमेंट्स कवर हो गए पहले वाले सेट के अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, राइट? एवरी एलिमेंट इज एसोसिएटेड। हर एक पार्ट कवर कर लिया एफ के रास्ते। तो देखो हमें क्या क्या वैल्यूज मिलती। अब ये f ऑफ -2, -1, 0, 1 एंड 2 एक बेसिकली क्या है? इट इज f ऑन सेट A। इसके अंदर मुझे देखो क्या क्या मिला, 0 मिला, 1 मिला एंड 4 मिला। भले ही डबल आया बट हम कंसीडर करेंगे सिर्फ एक ही बार। तो हमें क्या मिला जी 0, 1 एंड 4। तो ये f ऑफ f क्या रहेगा जी? दिस इज रेंज ऑफ f। -2 से शुरू किया तो फिर मैं 4 पे पहुंचा, -1 से 1 पे, 0 से 0 पे, 1 से 1 पे, 2 से 4 पे। मेरा हर एक एलिमेंट A से कवर हो गया, बट मेरे सेट B के अंदर के सारे एलिमेंट्स आए क्या उसमें? नहीं, मुझके सारे गिने चुने ही आ गए। तो मेरा कोडोमेन है 0, 1, 2, 3, 4, 5,
बट मेरा रेंज देखो क्या मिला मुझे, 0 1 एंड 4। तो इसके ऊपर मैं एक ऐसा ऑब्जर्वेशन बना सकता हूँ क्या, range of function is subset of codomain of function. Yes. Range of a function is subset of codomain of a function. तो हम वापस से पीछे आएंगे। If there is a function f from a to b, भाई a को बुलाया जाता है डोमेन, b को बुलाया जाता है कोडोमेन, और ये जो रेंज रहता है वो b का ही पार्ट होता है। रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, मतलब रेंज किसका पार्ट है, b का ही पार्ट है। तो बेसिकली if range is a subset of codomain, codomain will be superset for range। सेट वाले जो कंसेप्ट है इसी के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं वापस से, क्यों नहीं कर सकते भाई, फॉर श्योर कर सकते हैं। तो रेंज ऑफ f इज सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ f। तो रेंज का मैक्सिमम वैल्यू कितना जाएगा, कोडोमेन तक ही जाएगा। रेंज का मैक्सिमम वैल्यू कोडोमेन तक ही जाएगा। ऐसा एक बार एग्जांपल ट्राई करते, लेट जस्ट से हमने एक सेट P दिया है जी 0 1 2 एंड 3, ठीक है, और आपका बोला है जी R इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, एंड देयर इज फंक्शन f फ्रॉम P टू R दैट। अब आपको f डिफाइन किया रहेगा तभी आप जा सकते हो। अगर रास्ता ही नहीं पता भाई कौन से रास्ते का, तो रास्ता डिफाइन करना चाहिए। आपका f दिया रहेगा जी, लेट्स जस्ट से f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 3। अब आपको इसका ना रेंज निकालना, आपको रेंज ऑफ f निकालो जल्दी। रेंज ऑफ f के अंदर कितने वैल्यूज आने चाहिए, मैक्सिमम। तो इधर अगर 4 एलिमेंट्स है तो भाई रेंज में मैक्सिमम 4 एलिमेंट्स तो आएंगे ही आएंगे। अगर कुछ पार्ट अगर रिपीट होता है तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या आ जाएगा जी आपका f ऑफ t, क्या आएगा, x में पहले 0 रखो, 0 क्यूब माइनस 3 माइनस 3, 1 क्यूब माइनस 3 माइनस 2, 2 क्यूब माइनस 3 प्लस 5, right? 2 क्यूब इज 8, 8 माइनस 3 5, 3 क्यूब 27 माइनस 3 22, ठीक है। तो हमें क्या मिला जी, हमें रेंज ऑफ फंक्शन मिल गया। यू विल फाइंड आउट, अगर मेरा डोमेन फाइनाइट है तो मेरा रेंज भी फाइनाइट मिलता है। अगर मेरा डोमेन फाइनाइट, अब देखो ना यहाँ पर R क्या था हमारा, सेट ऑफ रियल नंबर्स, कोडोमेन वाज एन इनफाइनाइट सेट बट आवर डोमेन वाज फाइनाइट सेट। सो यू विल फाइंड आउट, अगर मेरा डोमेन फाइनाइट है तो मेरा जो रेंज रहेगा वो भी फाइनाइट ही रहेगा। अगर मेरा डोमेन इनफाइनाइट रहेगा तो मेरा रेंज भी इनफाइनाइट रहेगा। क्यों, क्योंकि फंक्शन का पहला वाला कंडीशन, एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट इन्वॉल्व होगा। फर्स्ट सेट में अगर गिने चुने एलिमेंट्स हैं, फाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो फाइनाइट वैल्यूज आएंगे, इनफिनिट एलिमेंट्स रहेंगे तो इनफिनिट वैल्यूज आएंगे, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन हम नोट डाउन करें। तो हमने क्या लिखा भाई, रेंज ऑफ f इज सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ f, बट इसके आगे हम एक और स्टेटमेंट क्या बोल सकते हैं, इफ डोमेन ऑफ f is a finite set, लेफ्ट साइड हो गया नोट डाउन। If domain of f is a finite set,
शॉर्ट में लिखते हैं इफ सेट ए इज फाइनाइट देन f of a is also finite. If set a is infinite, then f of a is also infinite. बट रेंज जो भी रहेगा वो हमेशा किसका पार्ट रहेगा? कोडोमेन का ही पार्ट रहेगा, वो हमेशा कोडोमेन का ही पार्ट रहेगा। ठीक है, देखो हमने जो दो एग्जांपल्स देखे उसमें हमने डोमेन को हमेशा क्या लिया है जी? फाइनाइट लिया। इसलिए हमने रेंज को भी जो लिखा, लाइक पहले वाले एग्जांपल में f ऑफ a हमारा रेंज था, दूसरे वाले एग्जांपल में f ऑफ p हमारा रेंज था। ये रेंज डिफाइन करने के लिए हमने कौन सा वाला मेथड यूज किया? रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर। रोस्टर मेथड हमने हर एक एलिमेंट नोट डाउन किया। बट अगर हम ये दूसरे स्टेटमेंट वाले पे अगर फोकस करेंगे, इफ a is infinite then f of a is also infinite, तो इस तरीके से लिख पाएंगे क्या? पॉसिबल है क्या? तो उसके लिए हम कौन सा वाला मेथड यूज करेंगे? सेट बिल्डर मेथड यूज करेंगे। और सेट बिल्डर मेथड क्या रहता है बेसिकली? सेट बिल्डर मेथड ऐसा रहता है कि हम उसको डिफाइन करने के लिए वेरिएबल्स को यूज करेंगे, उसको डिफाइन करने के लिए हम वेरिएबल्स को यूज करेंगे। ठीक है, सो our next concept is description of a function। अब देखो फंक्शन अगर आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट रोल अगर प्ले करने वाला रहेगा, ये है क्या, ये रहता कैसा है, इसके जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या क्या बुलाया जाता है, उसको हम लिखते कैसे हैं, अकॉर्डिंग टू आवर नेसेसिटीज हम उसको मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट कंसेप्ट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शन। ये जो डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शन, ये जो कंसेप्ट है हम किसके ऊपर क्रिएट कर रहे हैं भाई? अगर मेरा a फाइनाइट रहेगा तो क्या, और मेरा a अगर इनफाइनाइट रहेगा तो क्या। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शन। अब नंबर 1 पहला वाली स्टेटमेंट, फॉर सेट a is finite then f of a is finite, we can list down every value by roster method हम हर एक वैल्यू को क्या कर सकते हैं जी? नोट डाउन कर सकता है। कौन से मेथड को यूज करेंगे? रास्टर मेथड को यूज करेंगे। और ये हार्ड नहीं जाएगा क्योंकि हमारा एक ऐसा सेट है जी, फाइनाइट सेट। मतलब अगर मेरा कोई सेट ए रहेगा, जैसे स्मॉल p और स्मॉल r, तो मेरा f ऑफ a मैं बोल सकता हूँ f ऑफ a के अंदर क्या रहेगा? f ऑफ p रहेगा, f ऑफ q रहेगा और f ऑफ r रहेगा। ये अगर मेरा डोमेन है तो मेरा रेंज ये वाला आएगा, फाइनाइट है तो फाइनाइट। दूसरा वाला तरीका, फॉर डोमेन इज इनफिनाइट then f of a is infinite we cannot list down every value by roster method. We prefer
set builder method, that is using variables to define range of function. Define range of function. अब इसके लिए भी एक एग्जांपल देखेंगे. फंक्शन f from r to r. फंक्शन f from r to r मतलब रियल नंबर से रियल नंबर पर. अब हमारा पहला वाला सेट रियल नंबर है. रियल नंबर इज इनफिनिट सेट. तो हम यहाँ पर f of x को कैसे लिख सकते हैं? f of x is equal to x square such that x belongs to set of real numbers. Right? हम x स्क्वायर तो लिख नहीं सकते ना भाई. 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4 एंड इस तरीके से इनफिनिट तक नहीं लिख सकते. तो उसको हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से. यहाँ पर देखो रेंज को दिखाने के लिए हमने हर एक एलिमेंट को यूज कर लिया. यहाँ पर हर एक एलिमेंट को यूज नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने वेरिएबल को यूज कर लिया. और ये वेरिएबल इनफिनिट वैल्यूज लेगा. x कुछ भी डालो आपको f of x उसी तरीके से मिलेगा. डिस्क्रिप्शन समझ में आ गया. हम प्रेफर कब क्या करते हैं. ठीक है. नाउ यू विल फाइंड आउट अंटिल नाउ हमने सेट के अंदर जो मेथड सीखे थे वो भी यूज करें. फंक्शन को डिफाइन हमने रिलेशन के बेस के ऊपर किया. अब समझ में आ रहा है. फंक्शन चैप्टर के लिए हमें सेट और रिलेशन क्यों पता होना चाहिए. एवरीवन क्लियर है. तो जब भी हमारा कोई सिंगल फंक्शन होता है उसके बारे में हमें जो जो जानने की जरूरत है वो हमें पता चल गया. दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी पार्ट. जब भी कोई फंक्शन रहता है तो भाई क्या क्या है. f is a relation from a to b. नॉर्मली वो फंक्शन हो जाएगा when every element of set A is associated to unique element of set B. उसमें से set A को बुलाया जाता है डोमेन ऑफ अ फंक्शन. set B को बुलाया जाता है जी कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन. और f के जो एलिमेंट्स के वैल्यू हमें B में मिले उसको बुलाया जाता है जी रेंज ऑफ अ फंक्शन. अगर डोमेन अगर फाइनाइट है तो भाई रेंज फाइनाइट है. अगर डोमेन अगर इनफिनिट है तो रेंज इनफिनिट है. बट रेंज जो भी है इट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन. रेंज इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ कोडोमेन. ठीक है. रेंज का हाईएस्ट वैल्यू कोडोमेन ही जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जा सकता. Now let's just say we are talking about two functions. जब हम दो सेट्स के बारे में बात करते थे तो हमने इक्वल सेट्स नाम का एक कंसेप्ट देखा था. इक्वल सेट्स में क्या होता था, उनका कार्डिनलिटी भी सेम था, एलिमेंट्स भी सेम और एलिमेंट भी सेम थे. इक्विवेलेंट सेट में क्या था, उनका सिर्फ काउंट सेम, कार्डिनलिटी सेम था बट एलिमेंट्स अलग अलग डिस्टिंक्ट. सो अगर कोई भी फंक्शन अगर रहता है तो वो खुद का डोमेन, कोडोमेन और रेंज हमेशा लेकर आएगा ही आएगा. अगर हमारा कोई भी एक फंक्शन, कोई भी एक सेट रहता है तो भाई कार्डिनलिटी लेकर आता. कोई भी एक फंक्शन रहेगा तो डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज लेकर आएगा. तो अब अगर हम दो फंक्शंस की बात करें तो लेट कैपिटल F इज अ फंक्शन फ्रॉम A to B. अगर A to B बोलते नहीं है, लेट कैपिटल F सॉरी कोई भी F एंड G आर टू फंक्शंस. कहाँ से कहाँ पर है हमें नहीं पता फिर. हम चेक आउट क्या करना चाहते हैं, वेदर दीज टू फंक्शंस आर इक्वल और नॉट. सो लेट कैपिटल F एंड G आर टू फंक्शंस फ्रॉम टू फंक्शंस. देन F is equal to G if and only if number one domain of F is equal to domain of G. Number two codomain of
F is equal to domain of G. codomain of G. And number 3, Range range of of F. F is equal to Range of G. range of G. कोई भी दो फंक्शन तब भी इक्वल होंगे जब उनका डोमेन कोडोमेन एज वेल एज रेंज ये सेम रहेंगे। अगर तीनों में से अगर एक भी मैच नहीं होता है तो हम नहीं बोल सकते कि वो दो फंक्शंस इक्वल हैं। अब इनका एक एग्जांपल देख लेते हैं। Set A is 1, 2. Set B is 3, 6. F is a function from A to A defined as f of x is equal to x square plus 2. G is a function from A to B defined as 3x. आपको चेकआउट करना है कि भाई ये फंक्शंस इक्वल है कि नहीं। अब जिस तरीके से डेटा गिवन है f इज फ्रॉम a टू b, g इज आल्सो फ्रॉम a टू b, मतलब उनका डोमेन भी सेम है एज वेल एज कोडोमेन भी सेम है, मतलब पहले वाले दो कंडीशंस तो मैच हो रहे हैं। अब आपको क्या चेकआउट करना है कि उनका रेंज भी सेम है कि नहीं। जैसे कि f ऑफ a के साथ अब यहाँ पर x की जगह पर हम एक बार 1 डालेंगे एक बार 2 डालेंगे तो क्या आ जाएगा जी हमारा f ऑफ a। 1 डाला तो 1 स्क्वायर प्लस 2 3, 2 डाला तो 2 स्क्वायर प्लस 2 6, क्या करेंगे g ऑफ a क्या मिला जी। अब हमें क्या लिखना है जी 3x, x की जगह पर हम एक बार a के वैल्यूज डालेंगे 3 into 1 3 into 2 6, तो मतलब हमारा रेंज भी सेम आ गया। तो हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं f and g are equal functions, these two are equal functions। ये समझ में आया? मैं आपको बार बार एक स्टेटमेंट दोहरा रहा था कि लाइक फंक्शंस आर स्पेशल रिलेशन, फंक्शंस आर स्पेशल रिलेशन। ये इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि ये पूरे चैप्टर में फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए ये पूरे चैप्टर में हम फंक्शन को किस तरीके से ट्रीट करेंगे एज अ रिलेशन ही ट्रीट करें। बट ये कैसा रिलेशन है, काफ़ी स्पेशल रिलेशन। स्पेशलिटी क्या है हमें पता है, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन टू यूनिक एलिमेंट ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन टू यूनिक एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि वाई हम फंक्शन को स्पेशल रिलेशन बुलाते हैं। वाई स्टेटमेंट लिखो सबसे पहले, लेट A and B are two non-empty sets, let A and B are two non-empty sets function from A to B, function from A to B is subset of Cartesian product of A and B। एक्चुअली अगर आप गौर करोगे लाइक लास्ट एग्जांपल में देखो ना, हमने अगर 1 लिया तो हमें वैल्यू क्या मिला 3, हमने 2 लिया तो हमें वैल्यू क्या मिला 6। तो मैं 1, 3 को एक ऑर्डर पेयर बोल सकता हूँ, 2, 6 को मैं एक ऑर्डर पेयर बोल सकता हूँ। ठीक है, अब ये
ये उसका सबसेट, ये पार्ट के ऊपर हम कैसे आ गए वो हम देखते हैं। अब सबसे पहले इसके अंदर हमारे क्या रहते थे जी, ऑर्डर पेयर्स। ऑर्डर पेयर्स रहेंगे। तो फंक्शन में ऑर्डर पेयर्स होने चाहिए इफ f इज सबसेट ऑफ a क्रॉस b। फंक्शन में भी ऑर्डर पेयर्स होते हैं क्योंकि हमारा जो ऑर्डर पेयर रहता है उसमें जो पहला एलिमेंट रहता है वो कहाँ से रहता है, a से रहता है, और दूसरे में जो एलिमेंट होता है वो b से रहता है। तो हमारा ऑर्डर पेयर रहता है जी इन द फॉर्म ऑफ a एंड f ऑफ a। ये तो सेम वाला है, ये वाले ऑर्डर पेयर वाले फॉर्मेट में A belongs to set A, f of A ये तो रेंज है, राइट? और रेंज किसका सबसेट होता है, कोडोमेन का सबसेट होता है। तो मतलब ये एक रिलेशन रहेगा, फंक्शन बेसिकली एक रिलेशन रहेगा। एंड सिंस रिलेशन इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, देन फंक्शन इज आल्सो सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ठीक? अगर A एंड B सेट्स है, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट है, रिलेशन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, तो रिलेशन भी एक सेट रहेगा। फंक्शन इज अ स्पेशल रिलेशन, मतलब फंक्शन भी एक सेट ही रहेगा। तो हम ये क्यों बोल सकते हैं, फंक्शन फ्रॉम A to B is a subset of A cross B such that F is a set of ordered pairs. A is a set of ordered pairs where no two ordered pairs have same first element. F is a set of ordered pairs where no two ordered pairs have same first element. उनका फर्स्ट एलिमेंट कभी भी सेम नहीं होगा। अब वापस से हम जाएंगे पीछे, जो हमने F1, F2 और F3 एंड F4 क्रिएट किया था ना, वो वाले एग्जांपल के ऊपर जाना। ओपन करो, उसमें से हमारा F3 और F4 क्या था, फंक्शंस थे। वो फंक्शंस के आप ऑर्डर पेयर बना सकते हो क्या, वो वाला एग्जांपल को अगर आप नोट डाउन अगर करोगे, पहले F3 को लिखो ऑर्डर पेयर वाले फॉर्मेट में। हमारा पहला एलिमेंट 1 था, 1 किससे रिलेट हुआ जी, A के साथ। दूसरा एलिमेंट 2 था, वो किसके साथ रिलेट हुआ जी, C के साथ। 3 किसके साथ रिलेट हुआ, C के साथ। 4 किसके साथ रिलेट हुआ, D के साथ। F4 हमारा 1 किसके साथ रिलेट हुआ, A, 2, 3, D एंड 4, ये हमारे फंक्शंस थे। F3 और F4 फंक्शंस थे, हमने डेफिनेशन में देखा था। अब इसको हम अगर रिलेशन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो हमने ये फंक्शंस को सबसे पहले कौन से वाले फॉर्मेट में लिखा जी, functions are set of ordered pair. Function is basically a set of ordered pairs such that no two ordered pairs have same first element. हर एक ordered pair देखो, बताओ कि भी कोई जगह पर आपका first element same है क्या। F3 में पहला एलिमेंट इधर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अलग अलग। सेकंड वाला एलिमेंट सेम हो सकता है, बट पहला वाला एलिमेंट कभी सेम होगा क्या, कभी भी नहीं। ठीक है, तो हम फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या बोल रहे हैं, फंक्शन को हम रिलेशन की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि भाई अब रिलेशन क्या रहता है हमें अच्छे से पता। रिलेशन इज बेसिकली अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स व्हिच इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो फंक्शन को हम रिलेशन की तरह ट्रीट करेंगे, बट फंक्शन की डेफिनेशन को भी फॉलो करेंगे। सो दैट्स व्हाई व्हाट वी से फंक्शन इज अ स्पेशल रिलेशन, जिसमें हर एक ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट यूनिक होता है, कभी भी पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होगा।
कभी भी नहीं। ये समझ में आया? एवरीवन क्लियर? अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं, थियरी वाला पार्ट जो हमने अब तक सीखा उसको अप्लाई करते रहते हैं। Set A is 1, 2, 3, 4. F is a function on A such that number 1 F1 is equal to x comma y, where y is equal to x plus 1. Number 2 F2 is x comma y such that x plus y is greater than 4. Number 3 is F3 defined as x comma y plus that x is always less than y. Number 4 defined as x comma y, where x plus y is equal to 5. अब हमें क्या करना है जी, फंक्शंस डिफाइन किया है जी f के टर्म में। f का डोमेन क्या है? सेट ए। f का कोडोमेन क्या है? सेट बी, सॉरी सेट ए। तो रेंज हमारा किसका पार्ट रहेगा? ए का ही पार्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर जो आपका पहला वाला एलिमेंट है वो किसका पार्ट रहेगा? डोमेन का। और ये जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो एक्चुअली रेंज रहता है जो कि कोडोमेन का पार्ट होता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना रहेगा जी, आपका फंक्शन जिस तरीके से डिफाइन किया हुआ है, देखो ना y को मैंने क्या बोला? रेंज, मतलब इसका वैल्यू होगा। हमें y का वैल्यू निकालना है और हम किसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जी? x का वैल्यू। बट x कहाँ पर बिलोंग करेगा हमारा? सेट A में। तो हर एक एलिमेंट होना चाहिए तभी ये फंक्शन होगा। ठीक है, तो इसके ऑर्डर पेयर्स बनाओ। अब हमने क्या बोला था? हमारे डोमेन में जितने एलिमेंट्स होते हैं रेंज में भी मैक्सिमम उतने एलिमेंट्स आएंगे। क्यों? क्योंकि फाइनाइट रहेगा तो फाइनाइट था, याद आ रहा है? तो x की जगह पर 1 2 3 4 लिखते चलो और y का वैल्यू निकालते चलो। और जैसे ही x रखने के बाद y का वैल्यू मिलेगा उसके हम क्या बनाएंगे जी? ऑर्डर पेयर्स बनाएंगे। और ऑर्डर पेयर्स को लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? रेंज मिलेगा पूरा का पूरा। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि which of the above are functions on A? हमने जो पहले 4 एग्जाम्पल देखे थे ना बक्से बनाकर, ये उसके जैसा ही है। अब सिर्फ कैसा है ये? थ्योरेटिकल। F1 में चेकआउट करो, x की जगह पर हम क्या डालेंगे? शुरुआत में 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, आपको y का वैल्यू मिलेगा। x1 डाला तो क्या मिला जी? 2 मिला। 2 डाला तो क्या मिला? 3 मिला। 3 डाला तो क्या मिला? 4 मिला। 4 डाला तो क्या मिला? 5 मिला। बट 5, ये जो 5 है ये y का जो वैल्यू है जो कि आपका रेंज में बिलोंग करता है, जो कि कोडोमेन का पार्ट है, जो कि यही खुद है। इधर 5 है क्या? नहीं है। तो ये वाला एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं। अगर ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो 1 2 3 ही कवर हुआ, 4 कवर हुआ क्या? नहीं। तो हमारा पहला वाला सिचुएशन ब्रेक हुआ। तो F1 इज नॉट अ फंक्शन। F2 x, y x plus y इज ग्रेटर देन 4। अब मैंने अगर
x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 4, इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ जी, x इज ग्रेटर देन y माइनस, या फिर y इज ग्रेटर देन 4 माइनस, इधर का प्लस x उधर जाएगा तो माइनस x। अब x की जगह पर क्या डालेंगे 1, फिर 2, फिर 3 एंड 4। अब x की जगह पर अगर 1 डाला तो देखो क्या मिला 3, 4 माइनस 1 3। x की जगह पर अगर 2 डाला तो 2 मिला, x की जगह पर अगर 3 डाला तो 1 मिला, x की जगह पर अगर 4 डाला तो 0 मिला। ठीक है, अब ये ऑर्डर पेयर से 0 है क्या, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता, सारे एलिमेंट्स कवर हो रहे हैं क्या, नहीं, तो f2 हमारा फंक्शन नहीं होगा फ्रॉम a to a। f3 को चेक आउट करो, x इज लेस देन y, ठीक है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं y इज ग्रेटर देन x। x अगर 1 लिया तो y 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, चल जाएगा। एक के लिए एक वैल्यू है क्या, नहीं, कई सारी वैल्यूज है, तो ये दूसरा वाला कंडीशन हमारा ब्रेक करता है। देखो ना, x की जगह पर अगर मैंने 1 रखा और यहाँ पर अगर 2 रखा, ये सेटिस्फाई हो रहा है, x इज लेस देन y, बट 1 की जगह 3 भी तो रख सकते हैं, 2 की जगह पर 1 के साथ हम 4 भी तो रख सकते हैं, ये भी तो सेटिस्फाई करता है। बट एक के लिए हमें ऑर्डर पेयर के सेट में इसको ये फॉलो कर रहा है क्या, नहीं, नो टू ऑर्डर पेयर्स विल हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, तो हमारा f3 भी फंक्शन नहीं होगा। अब f4 की तरफ है, if x plus y is equal to 5, basically y is equal to 5 minus x। अब x की जगह पर हम वैल्यूज डालते चलेंगे और y का वैल्यू निकालते चलेंगे, ठीक है, ये तरीका याद रखो। ऑर्डर पेयर में दूसरे का वैल्यू पहले पे डिपेंड करेगा, y का वैल्यू x के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि रेंज तक जाना है, शुरू कहाँ से करना है, डोमेन से शुरू करना है। पहला एलिमेंट डोमेन वाला है, दूसरा एलिमेंट रेंज वाला है, ठीक है, क्लियर। y का वैल्यू हमें x डालकर मिलेगा, तो ये x के वैल्यूज डालो। अगर मैंने x इक्वल टू 1 रखा तो y क्या मिला जी 4, मैंने x का वैल्यू 2 रखा तो y मिला 3, x का वैल्यू 3 रखा y मिला 2, x का वैल्यू मैंने 4 रखा y मिला 1। सारे एलिमेंट्स x वाले डोमेन से कवर हो गए। रेंज में आपको सारे के सारे जो एलिमेंट्स मिले वो कोडोमेन का पार्ट है, तो भाई मतलब हमारा जो f4 है वो फंक्शन फ्रॉम a to b रहेगा, a to a रहेगा, फंक्शन ऑन a रहेगा। देखो, हर रोज थोड़ा थोड़ा करते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए, वन स्टेप सिंगल देख आपको आगे चलना। ऐसा नहीं होता ना मंडे को खा लिया फिर सैटरडे तक खाने की जरूरत नहीं है, डेली हम थोड़ा सा आगे जाते ही जाते हैं। Rome was not built in one day. Because Rome was built every day. पता होगा ना, रोमन एम्पायर काफी बड़ा था, इसका कौन सा राजा था, रोमन का राजा ग्रीक कैसे होगा नाम था भाई उसका कुछ, तो अलेक्जेंडर का नाम कभी नहीं सुना है। एक और एग्जांपल देखते हैं। आपको से ए दिया है जी 0 1 2 4 एंड 5, और आपको रिलेशन आर तो पता है, इट इज अ सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, आगे बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अगर मैंने बोला f फ्रॉम a टू r, a मतलब ये वाला सेट, r मतलब रियल नंबर, हम जानते हैं कैपिटल N बोलता तो नेचुरल नंबर, तो सेंस आ गया। तो f from a to r is defined as or is such that f of x is equal to x square plus 5 upon x minus 3। ठीक है, आपको क्या करना है जी, डिफाइन रेंज of f in the form of order pairs। ऑर्डर पेयर मतलब x, y। x आएगा आपका सेट A में, y का वैल्यू मिलेगा आपको रियल नंबर में, बट y जो भी मिलेगा कब मिलेगा, जब आप x का वैल्यू डालोगे तभी मिलेगा, ढूंढने से नहीं मिलेगा, कैलकुलेट करने से मिलेगा। This will be range of function। करो जल्दी। देखो आपके A के अंदर 5 ही एलिमेंट्स है, तो आपके 5 ऑर्डर पेयर्स तो आने ही चाहिए। जल्दी x की जगह एक बार 0 डालो, फिर 1 डालो, फिर 2 डालो, फिर 4 डालो, फिर 5 डालो, आपको ऑर्डर पेयर करना है। वापस से बता देता हूँ क्या रहेगा ऑर्डर पेयर। आपका ऑर्डर रहेगा जी x, f ऑफ x। x का जो भी वैल्यू डाला वहां पर आपको f ऑफ x का वैल्यू मिलेगा। x का वैल्यू अगर 0 डाला तो क्या मिला जी, -5/3। 0, माइनस 5/3। अगर 1 डाला तो देखो -3। ठीक है, ऊपर 6 मिला, नीचे -2 मिला, तो 6 अपॉन -2 -3 मिला। ठीक है, नेक्स्ट मैंने क्या पुट किया जी, 2 पुट किया। ठीक है, 2 डाला तो 2 स्क्वायर 4, 4 + 5 9, नीचे 2 - 3 -1, तो हमें क्या मिला जी, -9। नेक्स्ट क्या किया जी, 3 नहीं था अपना 4 था, 4 पुट किया, 4 पुट किया तो 4 स्क्वायर 16, 16 + 5 21, और नीचे 1 आएगा। नेक्स्ट हमारा इज 5, 5 स्क्वायर 25 + 5 30, नीचे 5 - 3 2, 30/2 15। हमें मिला जी ये वैल्यू, ये हो गया जी हमारा रेंज इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर्स। ठीक है, आज हम यहीं पर रुकेंगे, बट कल हम क्या देखने वाले हैं वो जानते हैं, वो जानना चाहेंगे रीजन। इसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि ये जो ऑर्डर पेयर रहेगा उसको मैंने क्या बोला जी, इट इज नथिंग बट x, y। इट इज नथिंग बट x, y। तो y क्या रहेगा बेसिकली, f ऑफ x। अगर x है तो y विल बी f ऑफ x, मतलब y का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है, x के ऊपर डिपेंड करता है। अब जाएंगे थोड़ा सा और पीछे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों बुलाते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट हम कार्टेशियन प्लेन के ऊपर दिखाते हैं। कार्टेशियन प्लेन के ऊपर 2 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये जो स्मॉल एक्स रहेगा वो एक्स एक्सिस पे बिलोंग करेगा, ये जो वाई रहेगा वो वाई एक्सिस पे बिलोंग करेगा। और अगर ये एक्स और वाई एक्सिस पे पॉइंट्स बिलोंग करते हैं तो ये लोकेशन से बेसिकली, ये बेसिकली क्या रहेंगे, लोकेशंस रहेंगे।
मतलब देखो कल हम कहाँ से शुरू करेंगे, इसी एग्जाम्पल को पकड़ा। x जब मैंने 0 लिया तो y का वैल्यू क्या है ना -5/3, मतलब इधर का मेरा -1 है और इधर का मेरा -2 है, -5/3 इधर कुछ तो मिलता है, ठीक है। जब x = 1 लिया तो y = क्या मिला -3, तो देखो x = 1 लिया तो -3, मतलब इधर किधर तो पॉइंट मिलेगा। x = 2 लिया तो y = -9 और नीचे जाएगा पॉइंट। x = 4 लिया तो y = क्या मिला 21, अब 21 मतलब इधर कुछ तो पॉइंट जाएगा। तो ये अलग अलग पॉइंट्स मिल रहे हैं, इन पॉइंट्स को जब हम कनेक्ट करेंगे तब हमें मिलता है जी ग्राफ। समझ में आया? अब ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल था, हम कल सिंपल एग्जांपल्स के ऊपर ग्राफ कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। अरे बहुत क्रिटिकल और क्रूशियल पार्ट है, आप बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग थियोरेटिकल भी कर सकते हो एज वेल एज ग्राफिकल मेथड से भी जा सकते हो, दोनों के अपने अपने फायदे हैं। यहाँ से आपको हर एक पॉइंट कैलकुलेट करना हेल्पफुल होता है, बट सारे के सारे पॉइंट्स एक साथ क्या दिखाते हैं हमें कहाँ पर पता चल जाता है, ग्राफ के ऊपर पता चलता है। एक डालो, ये सही समझ लो। तो आज हमने जितना किया उसको रिवाइज करो, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर बीच में किसी भी दिन अगर हॉलीडे या फिर छुट्टी वगैरह पड़ता है, लिंक ब्रेकिंग होना चाहिए।